नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। ठीक है, चल रहा है। हमारे साथ हैं आज जौनसार बावर के इतिहासकार, जो परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीचंद शर्मा जी, ग्राम सिमोग से हैं और आप जो हैं सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं लोक पंचायत के और जौनसार बावर के इतिहासकार हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। शर्मा जी, आगे आऊँ, जो जागड़ो है, जागड़े के बारे में मुझे पूछना कि मतलब किस तरीके से ये जागड़ा होता है, क्यों होता है, थोड़ा बताइए। रावत जी, डिजिटल सारथी का आभार है कि आप अपने माध्यम से जौनसार के कुछ विषयों को जग जाहिर कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। संपूर्ण जौनसार बाबर की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जागड़ा एक ऐसा पर्व है, हम सब जानते हैं कि जौनसार बाबर का जो आदि देव है, आराध्य देव है और न्याय के देवता है महासू देवता, ये उनको समर्पित है। जागड़ा एक हिसाब से महासू देवता का जागरण है। जो उनके भक्त है, वो जो भादो मास की अक्षय तृतीया है, उसके दिन जागरण होता है। रात भर बहुत से लोग उपवास रखते हैं, रात भर वंदना करते हैं और जागरण का ही रूप है जागड़ा। अगले दिन देवता उत्सव के रूप में, देवता जिसको आप स्नान को भी शाही स्नान कहा है, जब देवता अपने नियत स्थान पर, जो देव स्नान जगह है, वहाँ पर स्नान के जाते हैं, तो अपने गाजे बाजे के साथ, अपने ठाट बाट के साथ और राजसी ठाट बाट में जाते हैं देवता, वो उत्सव के रूप में। फिर जागड़े का एक विस्तृत रूप है। इसमें दो तीन बातें जानने की है कि जौनसार बावर आस्तिक देश है। देश में इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि प्राचीन काल में क्षेत्र को देश भी बोला है। जौनसार बावर एक प्राचीन देश है और यहाँ पर लोक देवताओं की मान्यता है। हमारे जो महासू महाराज है, वो लोक देवता है जी, और हम उनके प्रति समर्पित है। और गोगाड़ के बाद जौनसार बावर में जो पीर देवता भी है, सब जगह तो नहीं मनाए जाते, लेकिन कई जगह गोगाड़ होती है। और गोगाड़ के बाद जो दूसरा त्यौहार है, एक हिसाब से रावत जी माने तो जागड़े के बाद जो जौनसार के त्यौहार है, उसके द्वार खुलते जी। तो महासू महाराज के लिए समर्पित है। और गणेश चतुर्थी के दिन ही महासू देवता का स्नान होता है, जागड़ा होता है। अच्छा। तो इससे कुछ लोग जब पुरानी कथाएं जोड़ते हैं तो कार्तिकेय महाराज जी से भी महासू महाराज की कथा को जोड़ते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो गणेश चतुर्थी है, हो ना हो कोई इसी संदर्भित विषय पर आती हो। तो शर्मा जी, ये पर्टिकुलर कुछ मंदिरों में होता है या जौनसार बावर के, या जो है थोड़ा उसके बारे में बताइए। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में ही होता है जागड़ा या हर गांव में होता है? जितने जगह महासू देवता के मंदिर है, सभी जगह होता है। हर गांव में? हर गांव में तो महासू देवता के मंदिर नहीं है जी जी, लेकिन कई जगह पट्टी के देवता, खत के देवता है, कई जगह गांव के देवता है, अधिकतर खत के देवता है। अच्छा, उन्हीं खत्म होता है, उन्हीं खत्म होता है। आधारिक जो इसका जो पीठ है वो अनोल में है। तो इसके जो मतलब पूजा अनुष्ठान के जो तरीके हैं, वो वैसे ही हैं जैसे, मतलब हनोल की बात करूँ मैं, जहाँ पे मासू महाराज कुछ विराजमान है, वैसे ही है तरीके या अलग अलग है? एक ही विधान है। एक ही विधान? एक ही विधान है। देवता चमत्कारिक रूप से स्नान करते हैं और उसको जो ब्राह्मण उसको बखान करते हैं जी, तो देवता के जो स्नान के छींटे वो दीवारों तक पड़े होते हैं। अच्छा। जब तक वो छींटे नहीं दिखा दे तब तक ब्राह्मण लोग उस स्नान को नहीं मानते। कई बार व्यवधान भी आए हैं। अच्छा। फिर ब्राह्मण लोग देवता से अर्जी लगाते हैं, मालिक से अर्जी लगाते हैं, उसके बाद स्नान के लिए फिर अर्जी करके और फिर स्नान देवता करते हैं, तभी स्नान को पूर्ण माना जाएगा। पूर्ण माना जाएगा। एक हिसाब से देवताओं के लोक उत्सव में बड़ा उत्सव है जागड़ा। अच्छा। तो आपने बताया जागड़े के बारे में, और एक चीज़ जिसके लिए हम जो है काफ़ी दूर अभी चल के आए हैं यहाँ पे, जागड़ा तो एक शुरुआत थी, क्योंकि जागड़ा जो है शायद 9 तारीख को है, थोड़ा 9-10 में है इस बार। 9-10 में, थोड़ा आप स्नान और उसके बारे में बता पाएँ कब कब है? मुख्य स्नान तो 10 तारीख का है, लेकिन कुछ जगह 9 तारीख को भी स्नान करते हैं। शायद वो जो स्थानीय आधार पर जो पंडितों ने जो दिन निर्धारित किए होंगे, वो लोकल व्यवस्था के आधार पर होता है। मुख्य स्नान 10 सितंबर को है इस बार। 10 सितंबर को, जो गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश चतुर्थी का दिन है। तो दोस्तों, ये तो बताया जागड़े के बारे में हमारे श्रीचंद शर्मा जी ने। जगतराम नौटियाल जी हैं, संजय तोमर हैं, निखिल रावत। जगतराम नौटियाल जी शर्मा जी कोटी से हैं, आपको नमस्कार लिख रहे हैं। जी जी जी। और विजय नमस्कार कह दीजिएगा। नमस्कार। विजय रावत जी हैं। शर्मा जी, जिस चीज़ के लिए हम जो है इतना दूर चल के आए हैं यहाँ पे बाड़वाला में,
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जगह है ये जगत ग्राम के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये अभी जो वर्तमान में बाड़वाला और डुमेड है। डुमेर क्यों शर्मा जी, अगर मैं जी गलत नहीं हूँ, पुराने अंबाड़ी पंचायत थी, अंबाड़ी पंचायत। अंबाड़ी पंचायत थी। तो शर्मा जी इस ऐतिहासिक जगह के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को, क्योंकि ये जो इतिहास है, और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ये जो ऐतिहासिक जो जगह है जो शर्मा जी के मैं पीछे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसके बारे में शर्मा जी आपको बताएंगे। मैंने भी पहली बार देखा है और काफ़ी लोग आप लोग पहली बार देख रहे होंगे इस जगह को। जी शर्मा जी। ये जो अंबाड़ी आपने नाम बोला, वास्तव में ये अंबाड़ी नाम तो अंग्रेजी के लिखने के कारण आया है। अच्छा। ये वास्तव में अंबरी गांव है अंबरी, और राजा अमरीश के नाम पे पड़ा है। उसमें रघुकुल में अमरीश जी का नाम आता है। और ये जो हम जहाँ बैठे हैं ये यज्ञ स्थल है। यहीं पर आप राव जी देखेंगे 3 गरुड़ आकार की वेदिकाएं हैं जी। ऐसी मान्यता है कि शील वर्मन द्वितीय ने यहाँ पर यज्ञ किया है। एक नाम शिव भवानी का भी आता है इतिहास में। कुछ इतिहासकार शील वर्मन और शिव भवानी को एक ही मानते हैं, कुछ लोग अलग भी मानते हैं। तो चौथी यज्ञ वेदिका ढूंढनी शेष है। शर्मा जी आपके पीछे क्या है, मतलब ये क्योंकि थोड़ा यज्ञ वेदिका है। यज्ञ वेदिका है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शर्मा जी प्लीज़ थोड़ा रुकूंगा आपको। ये है वो जहाँ यज्ञ हुआ था, एक ये है और एक मैं इधर को आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये वाली है पीछे की तरफ। 2 तो शर्मा जी यहाँ पर है, तीसरी और चौथी थोड़ा बताएं उसके बारे में। तीसरी तो यहीं मेरे बगल में लगभग 100 मीटर पे हाँ दाहिनी तरफ को मेरी एक यज्ञ वेदिका है जी। चौथी अभी शोध में है। शोध में है। और अधिकांश इतिहासकारों का, जानकारों का मानना है कि वो अंबाड़ी में ही होनी है और इससे पुरानी होनी है जी। ये जो स्थल है ये यज्ञ क्षेत्र है। यज्ञ क्षेत्र। और ये यज्ञ क्षेत्र जाता है लाखा मंडल तक। लेकिन यहाँ पर चतुर्वेणी है। चतुर्वेणी के कारण यह स्थान धार्मिक क्षेत्र में दुर्लभ है। मैं इतिहासकारों के लिए भी आपके माध्यम से एक शब्द बोल रहा हूँ। एक हमने इतिहास में पढ़ा है धार्मिक क्षेत्र में दक्षेम तीर्थ। दक्षेम तीर्थ शोध का विषय है। कहीं हो ना हो कि हरिपुर से पहले या बाद में दक्षेम यही रहा हो। अच्छा। हरिपुर का जो स्थान है वो हरि क्षेत्र है, हरिनगर भी बोला इसको। और हरि को कल्पना हम करते हैं तो वो कृष्ण के रूप में करते हैं जी। यहाँ पर यज्ञ हुए हैं, अथाह बलि दी गई है। बाद में ऐसा कहते हैं कि कोई 6ठी शताब्दी के बाद अंत में एक कोई विनाश लीला अतिवृष्टि हो गई। उस अतिवृष्टि के कारण ये उजाड़ सा हो गया, एक बार संसार से ओझल हो गया। जब ये फिर से बसना शुरू हुआ तो बाढ़ जहाँ जहाँ लक्षण दिखाए, जहाँ उसने निशान छोड़े वो बाढ़ वाला फिर आबादी बस गई। फिर जहाँ पर जमुना जी का और टोंस का मिलन होता है, जौनसारी भाषा में उसको 2 मेड़ बोलते हैं। 2 मेड़। और 2 मेड़ जहाँ हुआ वो संगम हुआ। 2 आप भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो 2 मेड़ से मेड़ मैंने मिलन हो गया, जहाँ 2 नदियाँ मिले, 2 मेड़ का अपभ्रंश ही डोमेट हो गया। डोमेट को आजकल डूमेट लिखते हैं। तो एक ग्राम पंचायत डोमेट हो गई, एक बाढ़ वाला हो गई। तो महत्व का स्थान है। और एक मैंने तो एक पढ़ा है, कृपाराम जी ने लिखा है, जो हमारे जौनसार के मूढ़ धन्य विद्वानों में रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि अपनी पुस्तक में कि जगत ग्राम में सोने के सिक्के चलते थे। जी कोई आगे। तो अच्छा, सोने के सिक्के चलते थे। ये जो जगत ग्राम जिसकी है, जहाँ पे हम जो है अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं, इसका ताल्लुक अगर मैं हरिपुर से करूँ तो क्या संबंध है हरिपुर से? और हरिपुर के कारण ही यज्ञ स्थल बना है। हरिपुर कारण। हरिपुर का रावत जी आपको हरिपुर को अगर हम हरिद्वार की बात करेंगे, मैं जिस तरीके से हरिद्वार है वो पहले कहीं जैसा हरिपुर रहा होगा। जी हम बताएं आपको, मैं अगर ठीक ढंग से संकलन और समय से हो पाया तो मेरी पुस्तक का पार्ट भी है ये। जो हरिपुर है वो ठीक हरिद्वार के भांति विकसित था। हरिपुर जमुना जी का बड़ा तीर्थ। यहाँ देश और विदेश से तीर्थाटन के लिए लोग आते थे, पर्यटन के लिए लोग आते थे। और यहाँ पर पुरोहित कर्म होते थे। गंगा जी को धार्मिक जगत में मोक्षदायिनी बोला है, मोक्षदायिनी, लेकिन जमुना जी को जीवनदायिनी बोला है। यहाँ आचमन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। तो हरिपुर की भांति ये हरिद्वार की भांति हरिपुर के घाट विकसित थे। यहाँ पुरोहित कर्म होते थे। देश और दुनिया के लोग यहाँ पर धार्मिक के लिए आते थे, गतिविधियों के लिए। और यहाँ बड़े बड़े आश्रम थे। उन आश्रमों में वेद की ऋचाएँ गुंजायमान होती थी। और उन्हीं जो ऋचाएँ थी वो जब देश विदेश में हो जाती थी, वही रावत जी जमुना जी की तहजीब और संस्कृति कहलाती। गंगा जमुना तहजीब।
शर्मा जी, थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा, पीछे जो कुछ दिखाई दे रहा है कि पत्थर से हैं, ये कुछ ईंटें सी हैं जिसके ऊपर सीमेंट से कोट किया गया है, ये क्या है, थोड़े दर्शकों को ये बताइए आप। देवताओं के रूप में रखी गई शिलाएं हैं। अच्छा। जिन देवताओं की यहाँ आराधना की गई, यज्ञ कुंड में यहाँ कुंडलों की समिधा लगती थी, कुंडलों घी लगता होगा, तो ये शिला रूप में देवता स्थापित है, भगवान स्थापित है, अलग अलग। ऐसा मानते हैं कि इस पे कुछ लिखा हुआ भी है? ये उस जमाने में ब्रह्मलिपि प्रचलन में थी, उस पे लिखा हुआ था। ब्रह्मलिपि अभी 1 ईंट 2 ईंटों पे यहाँ लिखा हुआ भी लिखा है। हुआ। ऐसा बताते हैं कुछ ईंटें संग्रहालय में देहरादून में रखी हुई है। हम्म। तो अब वो पढ़ना स्पष्ट हो गया, अस्पष्ट हो गया कि वो मिट गया वो अब। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शर्मा जी के पीछे जो ये कुंड है, कुंड में काफ़ी सारी आप देख रहे होंगे ईंटें हैं, ये पत्थरनुमा जो है सीमेंट से कवर किया गया ताकि ये हिले ना, शायद जी शर्मा जी इसलिए जी कवर जी किया। इसीलिए। तो इस पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ जैसे शर्मा जी ने कहा कि ब्रह्मलिपि से लिखा गया है, तो इसीलिए इसको संजो के रखा गया। इसमें जो कुछ ऐसी ईंटें थी जिसमें जो है काफ़ी कुछ स्पष्ट था लिखा हुआ, उसे जो है संग्रहालय में रखा गया है। और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, 2 कुंड तो यहीं पर है, और एक तकरीबन जहाँ मैं आपको, अगर मैं सही दिखा पा रहा हूँ, कैमरा अगर मुड़ाऊँ, तो सामने जो गेट है, गेट से तकरीबन जो है 50-100 मीटर आगे जाके है। 3 यहीं पर है। बड़ा खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है ये। शर्मा जी, ये जो यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थल है, जो इसके लिए कैसे कैसे आना है, थोड़ा आप बता सकते हैं कि मतलब प्रॉपर कुछ रूट है, या किस तरीके से आप पहुँचे यहाँ पे, ताकि लोगों को पता नहीं है। इतना बड़ा स्थान, सब विडम्बना जुड़ गई, ये विश्व धरोहर में गिना जाना चाहिए। और उसके बाद भी यहाँ आने में थोड़ी कठिनाई है। हम जब देहरादून से चलते हैं तो विकास नगर होकर के आरा मशीन एक जगह है यहाँ बाड़वाला में, उससे थोड़ा आगे चल के दाहिनी ओर मुड़ करके एक पगडंडी जैसी है, सड़क भी है, उसके बाद एक गेट है, तो पैदल जाना पड़ता है। अभी आना यहाँ थोड़ा दुर्गम जैसा हो गया, कठिन है। तो अगर आपकी आवाज़ कहीं ऊपर तक जा रही हो तो ये बात जानी चाहिए। मतलब आप खुद जद्दोजहद करके पहुंच रखे हैं जी यहाँ पे, जी, कहीं से तारबाड़ पार करके, तारबाड़ से नीचे, और जो है बीच बगीचों से होके कहीं जी ऐसा। जी, मैं भी आपके साथ आया तो अभी। कठिनाई से आना पड़ता है, जबकि ये विश्व धरोहर की दुर्लभ जगह है। थोड़ा अगर कोई सरकार इसको सुन रहा हो, कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसको सुन रहे हो, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। सुना ये है कि यहाँ के लिए कोई रोड स्वीकृत हो गई है। स्वीकृत हुई है, ऐसा अगर जैसा मतलब आपने देखा कि पाबंदियां वगैरह काफ़ी होती है, मतलब पुरातत्व विभाग जो है कहीं ना कहीं जो है रोकता है चीज़ों को, इसको किस तरीके से, मतलब खुद से मुझे लगता है जौनसारियों ने नहीं देख रखा, कुछ जो स्थानीय लोगों ने नहीं देख रखा है, उसके लिए क्या करना चाहिए कुछ? आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। देखते हैं डिजिटल सारथी इसमें कितना इसको प्रचारित करता है, लोग आएंगे। मुझे लगता है जो अभी लोग देख रहे होंगे, निश्चित उसमें से 1-2 लोग तो आएंगे ही। बिल्कुल। जितना आप लोग सामाजिक संस्थाएं जितना इसको प्रचारित करेंगे, हाँ, हमारे साथ साथ जो पर्टिकुलर विभाग है उसका भी दायित्व बनता है कि कोई ऐसे होल्डिंग लगाएं कि लोग इसको, लोगों को आकर्षित करें और तारबाड़ टपके ना आना पड़े। प्रयास आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। जो शोधार्थी है, इतिहास पर जो लिखते हैं, उनको आना चाहिए। जब वो आएंगे तो उनके माध्यम से किताबों में भी आएगा और दुनिया भी जानेगी। हरिपुर बाड़वाला का कुछ और इतिहास शर्मा जी, जो दर्शक जानना चाहेंगे? हरिपुर तो यामुन काल से है, रामायण काल में इसको यामुन देश बोला है। और जब इसको हम पढ़ते हैं तो शुद्ध रूप से रामायण के बाद फिर महाभारत काल आया। मैं आपको 3 नाम बोलता हूँ रावत जी, बड़े अच्छे हैं जमुना से जुड़े हुए। यमुना नाम है इसका, यमुना से यामुन देश पड़ा है। इसका उपनाम जमुना जी का कालिंदी भी है। कालिंदी से कुलिंद पड़ा, महाभारत काल में इसका नाम कुलिंद था। फिर हम जमुना जी आजकल उच्चारित करते हैं, तो जमुना से आर जौनसार पड़ा। तीनों नाम इसके जो प्रचलित हैं 3 युग में, द्वापर में यामुन देश, त्रेता में कुलिंद और कलयुग में जमुना जौनसार। तो ये जमुना से नाम पड़े हैं। बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है। बाद का इतिहास, जब हम रजवाड़ों का उदय होता है 1095 के बाद से, उसके बाद इसमें और स्वर्णिम अवसर आया। अच्छा। यहाँ पर लगभग 400 साल तक राजधानी रही नहान नरेशों की। अच्छा। कभी कभी टिहरी नरेशों ने भी इस पर हस्तक्षेप किया, और दुर्भाग्य रहा इसका इतिहास का भी कि इसमें बाहर से जो आक्रांता आए, तैमूर ने भी इसको लूटा, नजीबुद्दीन ने इसे लूटा। इसके साथ साथ व्यापार का भी केंद्र था। व्यापार का केंद्र की आपने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि हरिपुर जो है, वो जो रास्ता है वो बोलते हैं कि तिब्बत की तरफ को भी जाता था, और जो है क्या बोलते हैं इधर हिमाचल की तरफ को भी। तो क्या सही में कुछ? आप जब यहाँ से पोंटा की तरफ जाएंगे तो लगभग 10 किलोमीटर के बाद एक नाव घाट जगह आती है। अच्छा।
वो प्रथम पड़ाव था उसका व्यापारिक केंद्र का। व्यापारिक केंद्र। ये जहाँ आप आरामशीन देखते हैं वहाँ तक नावें रुकती थी। अच्छा। पूरे विश्व का व्यापारी यहाँ आता था। और हूण देश बोलते हैं हम तिब्बत को, वहाँ का व्यापारी भी यहाँ आता। अधिकांश जो ढुलान की जो छोटी-छोटी चीज़ें, वो छोटी-छोटी टहलियाँ बना करके बकरियों के पीठ पे जाती थी। उनके जो रास्ते थे उसको अजपथ बोला है। अजपत। हाँ, बड़ा केंद्र था। और अगर आपने ईवान चांग का नाम पढ़ा होगा, उसको हम ह्वेनसांग बोलते हैं। तो कहीं नहीं रुके वो 1-2 दिन से अधिक। कालसी के अंदर उन्होंने ऋतु काल तक प्रवास किया। अच्छा। पूरा एक ऋतु से शरद ऋतु शुरू करके बसंत ऋतु के बाद गए। सामने हमारी नदी पार, जमुना जी के पार सिंगपुर आता है, वो भी बड़ा स्थान था। तो साहित्य अध्ययन के लिए ह्वेनसांग भी यहाँ आए। शु शर्मा जो कांगड़ा का बड़ा नरेश था, त्रिगत बोला है उसको, उनका भी व्यापारिक केंद्र यही था। और कुलूत का भी व्यापारिक केंद्र यही था। 3 को राज्यों का त्रिगत कहलाए, कुलूत, कुलिन और कांगड़ा। उनका जो श्रेष्ठ राजा था वो सुशर्मा थे। सुशर्मा कौरवों के से लड़े, लेकिन उत्तर विजय में अर्जुन ने कुलूत और कुलिन को अपनी तरफ मिला लिया था। व्यापार की बात करूंगा, किस तरीके का व्यापार होता था? व्यापार एक तो जो ऊपर से आता था तिब्बत साइड से, वो स्वर्ण का चूरा और चांदी का चूरा आता था। अच्छा। रांगा भी बोलते हैं रांगा। उसको, वो विशेष था। हम यहाँ से आटा विशेष भेजते थे। अच्छा। ऊनी वस्त्र वहाँ से आते थे। आपको शायद जानकारी होगी कि 100 घराट हरिपुर में बहुत बाद तक परमानेंट चलते थे। 100 घराट। हाँ, जगातियों के थे वो। जगाती यहाँ का एक आधा राजा था, जो सारियों का अंग्रेजों के समय माल जामीन भी था। तो यहाँ से जो बाहर से कपड़ा आया, कुछ नमक आया, नमक विशेष था, कुछ और आभूषण होंगे कुछ, लेकिन पहाड़ से ऊन के कपड़े और ये स्वर्ण चांदी के, जिस विशेषकर रांगा विशेष आता था तिब्बत से। अच्छा, कहते हैं कि जो जगाती की आपने अगर बात करी कि कालसी जो है जगातियों का हुआ करता था, वो कैसे? सच है। कालसी का जो परिचित्र है वहाँ का एक हिसाब से जगातियों को हम सदर सेना भी मानते थे। यहाँ का जो अनुसार के 39 खतों में वो एक खत है, पहली खत मानी गई, वहाँ से प्रवेश द्वार था। बड़ा मालदार था। कई लोग मामला नहीं दे पाते थे तो उनके यहाँ गिर भी रख देते। पूरी जमीन वो उनके अधीन थी। और रुतबा भी था। कहते हैं कभी कभी तो वो बात करने का भी, दर्शन का भी रुपया मांगते थे, लोग देते भी थे। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में जौनसार ने जब इसको नीचे बसने का अड्डा बनाया तो सब जौनसारियों की जमीनें जगातियों के पास भी है। उनके वंश में आज दिनेश है लोग उनमें। अच्छा। लेकिन कालसी तो तहसील भी हुआ करती थी। जब यहाँ अंग्रेज आया तो उस समय भी अंग्रेजों से पहले भी एक दीवान होता था। अच्छा। बाकीर अली नाम था उसका। और उसके काम को देख के अंग्रेजों ने भी उसको दीवानी रखा देहरादून में। रजवाड़ों का भी यहाँ हस्तक्षेप रहा है। तो तहसील का केंद्र रहा है पहले से, चूंकि ये पहले से रहा है। एक हिसाब से ये छोटे बंदरगाह का केंद्र था। अच्छा। व्यापार का एक छोटा बंदरगाह था। बहुत सी बातें ऐसी जो अभी लिखित नहीं है और मैं शोध में हूँ। कहते तो यहाँ तक है कि जो मेहरौली का लोह स्तंभ है वो कालसी से गया है। अच्छा। लेकिन अभी लिखित प्रमाण खोजने शेष है। जो लोग मेरी बात को सुने वो खोजें इसको। लेकिन जौनसार बावर का मुख्य द्वार जो है हरिपुर रहा। हरिपुर है। हरिपुर देश के दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है जो बहुत अति पवित्र है। कलयुग के लिए भी कृष्ण ने अपनी चौथी पटरानी से वादा किया है कि मैं कलयुग में भी आपसे मिलने यहाँ आता रहूँगा। जमुना जी उनकी चौथी पटरानी है। यही हरि क्षेत्र कहलाता है। यही पूरा गंग बेवा से लेकर के कालसी का क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र है। और यहीं पर जमुना जी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हुआ था। और ऐसा उनके वचन के अनुसार वर्ष भर में श्री कृष्ण जी एक बार यहाँ आते हैं। किस रूप में आते होंगे अब वो कहना कठिन है। अशोक शिलालेख भी है यहाँ पर। अशोक शिलालेख है। अशोक शिलालेख वर्तमान के इतिहासकारों के लिए वो प्रमाण है जो मौन रूप से सबको अपने प्रमाण होने का संदेश देता है। यद्यपि इसकी खोज एक अंग्रेज ने करी संभवतः 1860 में, लेकिन वो तब करी जब एक बार अतिवृष्टि का उजाड़ होने के बाद दब गया था वो। ये तो पुराना है, ये तो ईस्वी पूर्व 300 साल पहले का है। लेकिन आपने नालंदा का इतिहास हम देश में पढ़ते हैं, 500 साल पुराना है। हमारा इतिहास तब भी था। और 500 साल से पहले क्या, जब भरत अपने ननिहाल गए तो कुलीन से होके गए। कुलीन का विस्तार तब कोटद्वार तक था। अच्छा। तो ये यामुन देश कोटद्वार जी, कर्णम आश्रम वाला कोटद्वार, जमुना गंगा पार वाला क्षेत्र। गंगा पार।
हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं जगतराम नौटियाल, परवीन चौहान जी, शर्मा जी और रावत जी को नमस्कार। नरेश चौहान जी हैं, बारू सिंह जी हैं, नीरज नौटियाल, लीला, डॉक्टर लीला चौहान, कांति चौहान जी हैं। शर्मा जी, यहाँ पर काफ़ी मतलब इस तरीके के स्थल हैं। यम का मंदिर भी कहा जाता है यहाँ पर, जो मतलब शायद नहीं पता होगा दर्शकों को, या पता भी होगा। उसके पीछे कुछ? जमुना जी के क्षेत्र में यम का मंदिर होना अप्रत्याशित नहीं है। अच्छा। तो जमुना जी तो इनकी बहन है, यमराज जी की बहन है, तो जमुना जी के साथ साथ उनकी भी पूजा होती है, तो अप्रत्याशित नहीं लेकिन होना सिर्फ चाहिए। यहीं पर है, और जगह नहीं है। पूरा अगर जमुना के रूट की मैं बात करूँ, शायद ऐसा हरियाणा कहते से हैं। लेके यहाँ तक है नहीं। है नहीं, जी। सिर्फ एक ही मंदिर है। हाँ। अब अच्छा ये हो गया कि बहुत से लोग इसको अब इधर और आना शुरू कर दें, तो ये बढ़ेगा। हमने भी रावत जी आपके माध्यम से मैं ये बात पहले भी शायद बोली एक दो बार, लोक पंचायत ने जमुना जी के अंदर यज्ञ परंपरा आरंभ करी है। क्योंकि हम यज्ञ स्थल में बैठे हैं, तो ये विशाल रहा है। हम मकर संक्रांति के दिन हरिपुर के बीच नदी में यज्ञ करते हैं। अभी हमारा 2-3 साल हुए हैं, पीछे 2 सालों में हम कोरोना के बाधा के कारण नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि हरिपुर में फिर से बड़े घाट बने। हम इस ओर प्रयासरत हैं। सरकार ने एक बार सर्वे भी कर दिया है कि उसमें घाट बने। उस ओर आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे तो लोक पंचायत इस ओर अग्रसर है। इसमें जगह की आपने बात करी, आपने जो डोमेट की बात करी, आपने बाड़वाला की बात करी, कालसी में जैसे अगर बामणवाला या कुछ और जगह बूढ़ की बात करें, तो कुछ उनके पीछे भी ऐतिहासिक कुछ है? बामणवाला के लिए तो कल्पना करनी चाहिए। 2 नाम आए हैं इतिहास में, ब्रह्मपुर। एक इतिहासकार ने तो इसको भी ब्रह्मपुर कहा है, लेकिन मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। ब्रह्मपुर को लाखा मंडल मानना चाहिए। लेकिन जो पुरोहितों का ग्राम होगा, जो जमुना जी के किनारे जो पुरोहित कर्म कराते होंगे, उनका जो ग्राम होगा निश्चित वो बामणवाला होगा। और जो ऊपर भूड़ जिसको हम बोलते हैं, वो उसका वास्तविक नाम है बुद्धपुरी। वो बुद्ध नगर है। अच्छा। वहाँ पर बौद्धों के बड़े मठ थे। मठों को तोड़ दिया गया जब तैमूर आया, और उसके कारण वो बुद्ध नगरी के कारण, बुद्ध के कारण, वो बुद्ध नगर के कारण बुद्धपुरी बोलते हैं उसको आज भी। और वहाँ अवशेष है, जब खेत में कोई हल चलाते हैं तो बौद्धों से संबंधित अवशेष अब भी मिलते हैं, अभी पाए जाते हैं। और एक जल कुंड है, वहाँ अभी भी वही अवशेष है। तो जो अवशेष वगैरह उनको कहीं संग्रहालय में रखा गया क्या कुछ? नहीं, उस और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जी, मतलब लेकिन किसानों को मिलते हैं। अच्छा, किसानों को मिलते हैं जी। तो कुछ ऐसे होते कि मतलब जिनको जो है संजो कर रखा जा सकता है? कुछ लोगों घरों में रखे हैं, पत्थरों में रखे हैं, जो उनकी शिलाएं रखी है अभी भी वहाँ। अच्छा, मैंने खुद देखी है। कालसी से हरिपुर से ऊपर की तरफ में, क्योंकि आपने बोला मुख्य द्वार जौनसार का जो हरिपुर है, इससे ऊपर मैं ऐतिहासिक स्थल की बात करूँगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, श्रीचंद शर्मा जी इतिहास के जो है जानकार हैं। इससे ऊपर मैं बात करूँ, शुरुआती में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं जौनसार बावर में? ऐतिहासिक तो मैं बाद में बताऊंगा। धार्मिक आप जान लीजिए जी। एक उप नदी आती है नौरा। अब तो उसको चूंकि जल स्तर घट गया, खाला भी लोग बोलते हैं। और एक उप नदी आती है अमलावा। ये जमुना जी के साथ त्रिवेणी बनाते हैं। उसके महत्व को इतना बड़ा बोला है कि उनको ऋषि भी बोला है और राजा भी बोला। उशीनर के कई देश के थे, उन्होंने भी वहाँ यज्ञ किया है। इसी प्रकार लाखा मंडल का जो वहाँ भी त्रिवेणी बनती है जमुना जी के साथ। उधर से आता है क्या, मोरद गाड़ आती है, एक बरनी गाड़ आती है। जमुना जी के साथ वो भी संगम स्थल है, वो बहुत पवित्र स्थल है। बाकी ऐतिहासिक दृष्टि से कालसी में कालपी ऋषि का मंदिर होता था। अच्छा। कालपी के कारण ही कालसी पड़ा है। कालपी के कारण ही कालसी पड़ा। और ऐसा बोलते हैं कि एक बार धर्म चर्चा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कालपी ऋषि से मिलने आए थे, और उनको धर्म चर्चा के लिए पोंटा ले गए। तो हम इस परिक्षेत्र में पोंटा को भी जोड़ते हैं। अच्छा। वहाँ का गुरुद्वारा अपने आप में बड़ा गुरुद्वारा है, सिख संप्रदाय में भी वो बड़ा गुरुद्वारा है। तो ये पूरा परिक्षेत्र है रावत जी। बिल्कुल बिल्कुल। बगल में सिंहपुर है, भंगाणी है, पोंटा है, कालसी है, कटा पत्थर है, ये गौतम आश्रम है गंगबेवा में, जगत ग्राम है जी, कालसी है। कालसी में भी बड़े मठ होते थे। अच्छा। तो ऊपर को ये चूंकि तीर्थ मार्ग था, पांडव भी सौर गए। फिर बाद में थैना बड़ा स्थान हो गया हमारा, महासू को वहाँ लाएगा, लखवाड़ बड़ा स्थान हो गया। शर्मा जी, मैं थोड़ी साइड चेंज करना चाहूँगा। मैं दर्शकों को ये पीछे वाला भी दिखाना चाहूँगा, अगर आप माफ़ी चाहेंगे। आपसे थोड़ा कष्ट है, आपको खेत चाहते हैं दोस्तों। ये पीछे वाला भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जो पीछे वाला जो यज्ञ स्थल है यहाँ पर। क्यों शर्मा जी? जी, ये इसी का एक रूप है। इसी का एक रूप है। गरुड़ाकार की वेदिका है ये कौन सा है? गरुड़ाकार। गरुड़ आकार इसलिए है कि जो देवी है वो शेर पर भी चलती है। वो शो करती है कि जो वीरता के चिन्ह हैं
वो राजा अपने वीरता के लिए यज्ञ करते थे, तो यही उसका आकार चुना है। और इसका आकार देखिए आप, जितना बड़ा यज्ञ कुंड है, आप थोड़ा एक बार अगर दिखा दें। हाँ जी बिल्कुल, आंच पे तो इसमें जब संविदा डालते होंगे, इसके चारों ओर राजा महाराजा बैठते होंगे, तो इसमें संविदा कितनी लगती होगी। बिल्कुल। और उस संविदा के लिए फिर उस समय बलि भी दी जाती थी। तो ये उत्तर भारत के कुछ गिने चुने प्रमुख स्थलों में एक है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, और ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, क्यों शर्मा जी? जी, पुरातत्व विभाग के अधीन है, और शायद इसको इसलिए प्रतिबंध किया होगा कि इसको जो इसकी वस्तुएं उसको क्षति ना हो। क्षति ना हो, बिल्कुल। जी शर्मा जी, आप अमलावा की बात कर रहे थे, जौनसार में जो है, और देव स्थल की बात हो रही थी, ऐतिहासिक स्थल की हम बात कर रहे थे शुरुआत में। ऐतिहासिक तो ये पूरा क्षेत्र है। अगर हम अशोक की शिला की बात करें, कालसी की, तो मुझे एकदम से वर्षों का याद नहीं है, शायद मैं पहले 400 बोल गया था। 400 234 वर्ष तक हिमाचल के जो हम जिसको हम आप जौनसार भी उसी का अंग था, जो सिरमौर रियासत थी, 234 वर्षों तक यहाँ राजधानी रही है कालसी में। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। एक सवाल आया है आपके लिए शर्मा जी। आपसे निवेदन है कि श्रीमान शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि विकास नगर में गंगभैव का इतिहास की बात करना चाह रहे हैं, और जो है चूड़पुर और हरपटपुर के इतिहास के बारे में। चौड़पुर तो पुराना नाम है, किस कारण पड़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हरपटपुर एक राम सिंह गुज्जर की छोटी रियासत थी। वो गुज्जर था, और एक फतेहपुर गांव हरपटपुर का जो मूल गांव है वो फतेहपुर है, बगल में अभी भी फतेहपुर बोलते हैं। तो जो सहारनपुर से जो लुटेरे आते थे, उसका वो पहला व्यक्ति था जो मुकाबला करता था वहां से जी। बड़ा दमंग व्यक्ति था, ऐसा अंग्रेजों ने जो है गजेटियर में लिखा है। लेकिन जो गंगबेवा है उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जो वो बावड़ी है वो गंगा का जल आता है वहाँ। अच्छा। आजकल भी जितनी भी कोई पानी वो गंदला हो जाए, लेकिन वो पानी साफ ही रहता है। अच्छा। कहानी तो रावत जी आती है कि गौतम का आश्रम था, जो कहानी आती है कि माता अहिल्या बहुत सुंदरता की मूर्ति थी। कहीं इंद्र ने चंद्रमा से निवेदन कर लिया कि मुझे दुनिया में ऐसी कोई स्त्री बताओ जो सब सुंदर हो। बिल्कुल। तो उसका अहिल्या माता का नाम बताया, तो छद्म वेश करके इंद्र वहाँ गौतम का रूप बना करके आए थे। ऐसी कहानी विस्तृत है। कहानी विस्तृत है जी। तो गंगबेवा करके वो हरिद्वार जाते थे गौतम ऋषि। उसके बाद गंगा माँ ने कहा कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। और लोग वहाँ जाते हैं, आश्रम है वहाँ, आश्रम मंदिर है वहाँ, और अच्छा स्थान है, जाना चाहिए यहाँ के लोगों को तीर्थ के रूप में, वहाँ एक बार अवश्य स्नान करने जाना चाहिए। और चौड़पुर और बाजार है, किन कारणों से बड़ा स्थानीय नाम है। हरपटपुर तो हरि क्षेत्र में ही है, वो उसका नाम हरपटपुर नहीं है। हाँ। हरिबटपुर है वो है? हरिबटपुर है, हरिबटपुर। हाँ, क्योंकि वहाँ एक ईसाई संस्था डेवलप हो गई। हाँ। लेहमन परिवार के माध्यम से। अच्छा। वो हरबटपुर को हरिबटपुर कर दिया। अच्छा। वास्तव में वो हरिबटपुर है। अच्छा। हरि क्षेत्र का भाग है, ये पूरा हरि क्षेत्र का भाग है। बिल्कुल। इसको जो वैवाहिक पद्धति में सप्तपदी होती है उसमें भी हरि क्षेत्र आता है, और वही ये स्थान है। ये तो हमारा सौभाग्य तो ये है कि हम यहाँ रहते हैं, दुर्भाग्य ये है कि हमको पता नहीं। इसको हम ठीक ढंग से ले आए तो जौनसारी संस्कृति के बाद ये हरिपुर एक ऐसा स्थान होगा जहाँ विश्व के लोग आएंगे। हमको राव जी व्यवसाय के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर्यटक आएंगे, दुकानें हमारी होंगी, यहाँ जजमान आएंगे, पुरोहित हम होंगे, यहाँ गाड़ी घोड़े वाले आएंगे, टैक्सी हमारी होंगी। तो इसको विकास करने की जरूरत है, और हम जैसे लोगों को आगे आने की मतलब ऐसे जो अगर देवस्थल की मैं बात करूं शर्मा जी, मतलब मैंने भी आपके माध्यम से आज देखा है, ये तो सौभाग्य मिला है मेरे को। लेकिन ऐसे अगर जो है स्थलों को जो है प्राचीन जो स्थल है, इनको जो है कहीं ना कहीं पर्यटक दृष्टि से देखा जाए, और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना उसमें भी कुछ आए, तो मतलब लोग कहीं ना कहीं जो है तो ये बड़ा सौभाग्य इसे हमारे यहाँ मिले। और चौथा भी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिलने का भी शायद प्रयास हो रहा है। आप हंसी मजाक में मान लीजिए मैं जाति का ब्राह्मण भी हूँ जी। मैं तो जौनसार के लोगों को, हिमाचल के लोगों, गढ़वाल के लोगों को एक ब्राह्मण के नाते ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जो जमुना जी का तीर्थ स्थल है, मकर संक्रांति के दिन अवश्य स्नान करेंगे, बहुत से पाप कटेंगे, और ऐसे दुर्लभ पाप कटेंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। अच्छा शर्मा जी, यहाँ पे ये बताते हैं कि यज्ञ कुंड में जोत जलती थी, कुछ ऐसा बताते हैं। कोई विशेष अवसरों पर रात में, जो यहाँ कारिंदे हैं, मैंने उनसे कई बार पूछा है, वो कहते हैं कि जब रात में जोत जलती है और अनवरत जलती है। अच्छा। हो सकता है कोई चमत्कार होता हो, इसको कोई दिखा पाना तो कठिन है, क्योंकि यहाँ शायद रुकने की अनुमति भी नहीं है। रुकने की अनुमति नहीं है।
अभी तो शायद आने की भी अनुमति नहीं है कुछ जी जो है, तो हमको भी मेरे कुछ ख्याल से अभी आपने भी काफ़ी कुछ मेहनत करके हाँ, तो प्रवेश की हम अनुमति भी ली कुछ है। जो है मतलब पर्ची वगैरह कटी है, कुछ जो है बात करी है इन्होंने आगे, तो ही हम आपको जो है दिखा पा रहे हैं। और हमारे साथ जो है हमारा सौभाग्य है कि आज श्रीचंद शर्मा जी भी हमको मिल गए हैं, जो तो हम जौनसार बावर का इतिहास बता रहे हैं। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आप बता रहे हैं। आपने बताया अमलावा की बात, और इसकी बात कर रहे थे आप, क्या नाम, ये नौरा नदी। नौरा नदी की। जौनसार की तरफ ऊपर को जाएंगे, आपने बोला प्राचीन मंदिर देव स्थल, थोड़ा प्रकाश डालिए। लाखा मंडल को शिव प्रसाद डबराल जी जौनसार के इसके गढ़वाल के ब्यास हुए हैं। वो बड़े लेखक हुए, शोध परक लिखा है उन्होंने। और हमारा ये क्षेत्र है किन्नौर तक जाता है एक ही संस्कृति में। लाखा मंडल बड़ा स्थान है। लाखा मंडल में तो ये भी चर्चा आती है, और वो सामान्य शब्द नहीं है अगर ऐसा होता होगा, और कोई प्रचार कोई किंवदंती बढ़ चढ़ के तो बाहर आ सकती है, असत्य नहीं हो सकती। वहाँ तो मुर्दा भी जीवित होता था। मुर्दे को हम लोग जौनसारी भाषा में मोड़ो बोलो, मोड़ो। तो गांव भी वहाँ एक मोड़ो, दौड़ो, धड़ और मड़, तो वो स्थान तो बहुत पवित्र स्थान में माना गया है। और जो यात्री यहाँ से भी साहस करते थे कालसी से आगे बढ़ने का, हरिपुर से, वो वहाँ तक जाते थे। उस समय यमुनोत्री जा पाना कठिन था। कठिन क्या, शायद जाना ही असंभव था। असंभव। कोई ऋषि वगैरह कोई जाते होंगे, अलग विषय है। आम श्रद्धालु नहीं जा पाते थे। फिर संपूर्ण जौनसार ऊपर तक आबादी कम थी। आबादी जमुना जी के तट के आसपास थी। 1827 में यहाँ की आबादी 34,000 अंग्रेजों ने काउंट करी है। अच्छा, तो मैं तो आपको बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। तब आबादी जमुना जी के ही आसपास थी और बहुत घनी आबादी वाला केंद्र था। इसी घनी आबादी के केंद्र के कारण सम्राट अशोक ने यहाँ शिलालेख खुदवाया। और आपको तो आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी, उसकी जो भाषा है वो विश्व के लोग पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। आज दुर्भाग्य है जो हम विश्व की भाषा हम जानते थे, हम लोगों को संदेश देते थे, जौनसार को लोग अनपढ़ बोलते हैं। तो थोड़ा आगे आने की अच्छा शर्मा जी, जौनसार यथावत रह गया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हरिपुर का अस्तित्व मिट गया। उसके पीछे कुछ इतिहास, कोई प्राकृतिक प्रकोप था। कुछ प्राकृतिक प्रकोप। ऐसा कहते हैं कि 6ठी शताब्दी में कोई एक अति बाढ़ लीला आ गई। लोग यहाँ से अधिकांश लोग मर गए, जन शून्य हो गया और ये स्थान उजाड़ हो गया। तो देवता तो कहीं छिपते नहीं है, फिर प्रकट हो गए। और प्रकट होने में लगभग 400 साल लगे। और 400 साल के बाद से जब मुझे लगता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास महासु महाराज आए, उसके बाद फिर इन स्थानों का उदय हो गया। फिर हमारा कुछ लोक इतिहास भी जुड़ गया। जितना मुझे पढ़ने में आया, मैंने कुछ 10 बातें अपनी जोड़ दी। तो ये धार्मिक तो है ही सर ये। अब जो ऊपर त्यूनी वाला क्षेत्र है वो किरण देश है। किरण देश है। अच्छा। और किरण देश से किरमीर से किरण बना। तो किरमीर के बारे में ऐसा बोलते हैं कि दानव किरमीर तो नहीं होना चाहिए, वो इतिहास में उनको कीरवीर लिखा है। वीर बने कीरवीर, हाँ योद्धा था वो। अब वो उच्चारण में किरमीर हो गया, उसे कीरवीर है वो। तो उस कीरवीर को मारने के लिए हमारे लिए तो अच्छा है, हमने यातना जरूर सही होगी, लेकिन महासु महाराज आ गए। और महासु महाराज के लाने के लिए तो हमको दुर्गा जी ने आशीर्वाद दिया, हाटकोटी मंदिर से हमको आशीर्वाद मिला। उस स्थान को सुरक्षित करने में भी एक बुजुर्ग ब्राह्मण का बड़ा श्रेय है, ऊणा भाट जिनको बोला है। वहाँ से फिर महासु महाराज यहाँ भी आए। तो आज तो संपूर्ण जौन साहब देखिए, थैना देखिए, बिसोई देखिए, लखवाड़ देखिए, अनेक जगह भटाड़, जो ऊपर लाखा मंडल का जो भटाड़ है रावत जी, वो दुर्लभ स्थानों में से एक है। पांडवों ने उस मंदिर में पूजा करी है, लेकिन पांडव यहाँ से नहीं गया। अच्छा। पांडव बरनावा से, जिसको हम बरनावत बोलते हैं, बरनावा से वो कुल्लू होके गया। और कुल्लू में ही हिंडीबा से भीम का विवाह हुआ। और इधर पूरे क्षेत्र में कुल्लू में ही हिडिंबा माता का मंदिर है। जी। और जब हिडिंबा से उनका विवाह हुआ तो एक वर्ष बाद अपने शर्त के अनुसार वो चल दिए भीम वहाँ से। तो बहुत दूर जाने के बाद फिर वहाँ की प्रजा ने पीछा किया, पकड़ लिया भीम को और आग्रह किया कि ऐसे नहीं जाने देंगे, आप हमको राजा घोषित करके जाओ। भीम वापस गए और उसके बाद घटोत्कच को कुल्लू का राजा बना के राज्याभिषेक करके गए। राज्याभिषेक। जो शर्मा जी, जौनसार के बारे में बात करना चाहूँगी। जौनसार के मूल कौन है, मतलब खस जाति, या जो है जिस मतलब जो आपने बताया था कि कौन है, मतलब आपने ऐसा विषय छेड़ दिया जिसमें बहुत से लोग आपसे प्रश्न करेंगे। मैं मेरा उत्तर दे रहा हूँ जी। खस संपूर्ण भारत में, विशेष करके नेपाल तक, जो हिमालय के ये 5 खंड है,
इन 5 खंडों में खश गए हैं और खश एक लड़ाकू जाति रही है, लेकिन वो राजपूत नहीं था। अच्छा, लेकिन जब वो यहाँ आया तो वो व्यवस्थित रूप से रहने लगा और राजपूतों में समाहित हो गया। इससे पहले यहाँ कोई नहीं था? नहीं थे ना, अच्छा, क्यों नहीं थे? जब पांडव आए, पांडव कब आए? त्रेता में आए, तो उन अज्ञातवास में जब वो रहे तो एक ब्राह्मण कुल में रहे, ब्राह्मण कुल भी था, तो इसका मतलब ग्राम आबाद थे। अब कल्पना करिए सर, आप, मैं त्रेता की बात कर रहा हूँ आपको। त्रेता युग में जब यहाँ पांडव आए तो उस परिवार में केवल 4 लोगों का उल्लेख है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, वेद व्यास जी ने किया है। एक ब्राह्मण थे, उनका पुत्र था, उनकी पुत्री थी और ब्राह्मणी थी। और जब राक्षस के लिए बलि जाने की बात आती है तो जो उस समय जो संवाद होता है, उस संवाद को सुन करके कुंती भी द्रवित होती है। कुंती अपने बेटों से बोलती है, देखिए कितनी धर्म की ज्ञान है इनको। बेटा बोलता है, नहीं पापा, बेटा किस लिए होता है, मैं जाऊंगा भोजन के रूप में। बुजुर्ग बोलते हैं कि क्या नाम, नहीं, मैंने पुत्र इसलिए थोड़ी पैदा किया है, मैं जाऊंगा। और कन्या भी बोलती है, मुझे तो जाना ही है आपके घर से, मुझे आज जाने दीजिए। तो मतलब यहाँ खश से पहले ब्राह्मण थे? नहीं, राजपूत भी थे, ठाकुरों के रूप में थे। ठाकुर। उनको नाम दिया है आयुध जीवी। ये आय- नाम पढ़ने को नहीं मिलेगा, जब किताबें खोलेंगे तो मिल जाएगा, आम साहित्य में नहीं मिलेगा। यहाँ ठकुराइयाँ थी, ठकुराइयाँ तब भी थी जब यहाँ पांडव आए। अब खश का इतिहास तो बहुत बात का है। नहीं, मतलब मैं वही कहा कि खश में पर्टिकुलर एक बोला कि यहाँ पे क्षत्रिय थे थे, कौन? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। बाद में खश आए, वो क्षत्रियों में समाहित हुए। समाहित हो गए। आप आज भी जब राजपूत वर्ग जब रौब में होता है तो वो खौश नहीं बोलता अपने आप। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है ये कि जो यहाँ पे जो है खश ही थे, ब्राह्मण चलन में नहीं आ थे। गया, चलन में आ चलन गया। में आ गया। अब तो खशिया ब्राह्मण भी कहलाते हैं। अच्छा, गढ़वाल में भी वो उनकी शाखाएं बढ़ गई, लेकिन यहाँ मूल क्षत्रिय था, वो ठकुराइयों में थे, वो तब ठाकुर लोग कहलाते थे। बाद में खश आए और खश यहाँ समाहित हुए। एक विषय और विवादित हो गया जी। यहाँ का जो दलित वर्ग है वो भी यहाँ का मूल निवासी बोलते हैं। मूल निवासी तो यहाँ के क्षत्रिय और ब्राह्मण रहे। जमुना जी के पुरोहित मूल निवासी, और जमुना जी जब से उद्गम हुआ तब से पुरोहित क्षत्रिय यहाँ का जो ठकुराइयों में था। लेकिन ऊपरी कंदराओं में कितना था ये कहना कठिन है। जमुना जी के तलहटी में ज़्यादा थे। मूल निवासी यहाँ यामुन देश से हैं। लेकिन आपने जो है मतलब हरिजनों की बात करी कि हरिजन जो है यहाँ के नहीं थे। नहीं, समाज तो सब था, समाज सब लेकिन था। इनके नाम ये नहीं थे। अच्छा, कोल मुंड शबर ये नाम थे इनके। अच्छा, दरद, कोल मुंड शबर दरद ये नाम थे इन जो जातियों के नाम थे। और एक नाम आया, वो मैं ध्यान में नहीं आ रहा, वो एक जाति है, वो बाद में राजपूतों में ही, बाद में वो राजपूतों में ही समाहित हो गई। मुझे उस जाति का नाम नहीं आ रहा अभी। अच्छा, वो हिमाचल में भी बसी है, यहाँ भी बसी है। राजपूत यहाँ की मूल निवासी है, ब्राह्मण यहाँ के मूल निवासी है। और दरद, कोल मुंड शबर ये भी यहाँ की पुरानी जाति है, लेकिन ये वहाँ तक थी, भोट प्रदेश तक थी। तो शर्मा जी, हम आए थे यहाँ पे जो है क्योंकि आप इतिहास तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से कहीं भी जोड़ सकते हैं और जो है काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है। तो दोस्तों, हम आए थे यहाँ पे आपको ये अश्वमेध यज्ञ दिखाने कि किस तरीके से जो है यहाँ हवन कुंड थे और किस तरीके से जो मिले हैं यहाँ पे इसके जो अवशेष हैं वो दिखाने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती गई और शर्मा जी से और भी चीज़ें जानने को मिली। शर्मा जी, और कुछ क्या बताएंगे, मतलब इन और तो लगभग बहुत सा विषय था, फिर लंबे विषय जाएंगे। एक विषय मुझे आपके माध्यम से अपनी तरफ से बोलना है। हमारी 8वीं 6वीं शताब्दी तक हमारी अपनी बोली, भाषा और लिपि थी। हम उन लिपियों के माध्यम से व्यापार करते थे, और 2 लिपियाँ थी। व्यापार की अलग लिपि थी और ज्योतिषी की अलग लिपि थी। वो लिपि अब समाप्त हो गई। 2-4 ब्राह्मणगण, जिसमें सुरेश जोशी मेपावटा है, पंडित संजय जी मेवराना है, सब लोग लगे हुए हैं और उनके माध्यम से उस लिपि को फिर से करना चाहते हैं, वापस समाज में लाना चाहते हैं। आज वो सांचों में संचित रह गई, उनके माध्यम से। बाकी यज्ञ कुंड के बारे में जब तक चौथा यज्ञ कुंड नहीं मिला तब तक ये अधूरा है। और आपके माध्यम से क्या बात ऊपर तक पहुंच जाए, उस पर शोध किया जाना चाहिए। एक अगर यहाँ के जो ग्राम सभा के जो प्रमुख लोग हैं, थोड़ा यहाँ को दर्शन के लिए सुगम बनाना चाहिए थोड़ा सा। जो प्रतिबंध है वो बने रहे, लेकिन मतलब जो चीजें उसको छेड़ा ना जाए, लेकिन दर्शन तो करा। हाँ, जैसे हनोर के लिए, लाखामंड के लिए लोग जाते हैं, यहाँ भी आनी चाहिए। जी। लिपि की आपने बात करी, एक नया विषय छेड़ दिया और जो है आपने कहा कि कहीं ना कहीं संजोए जा रही है। और सांचे की आपने बात करी, जिस पर हमने पहले भी शायद आपसे जो है एक चर्चा करी थी। सर, सांचों में कौन कौन सी वो भाषा है, कौन कौन सी लिपियाँ? मूल भाषा तो ये डोगरी से उतरी है। अच्छा। डोगरी शूर सैनी का ही परिवर्तित रूप है।
फिर ये शारदा से डोगरी, डोगरी से फिर टांकरी, टांकरी से फिर ये नीचे उतरती गई, फिर ये बनी भटाक्षरी, इनको हमने भटाकरी बोला, भटाक्षरी का ही है। पाबोची, पंडवाणी और चंदवाणी, भोटी भी है लेकिन भोटी का चलन हमारे यहाँ नहीं था। तो इन भाषाओं में ही सांचे लिखे हुए हैं हमारे। अच्छा। भटाक्षरी में, पंडवाणी में, चंदवाणी में, पाबोची में। और ये भाषा के ज्ञानी हैं, अभी लोग पढ़ते हैं उसको। तो ये क्या कश्मीरी विद्या है? बोलते हैं, लेकिन इसको प्रमाणित करना अभी कठिन है। लेकिन अभी तक का जो आम प्रचार है वो कश्मीरी विद्या ही मानी जाती है। लेकिन कश्मीर के अंदर ये पाई जाए तभी तो मानना पड़ेगा ना। कश्मीर के बारे में भी थोड़ा मान्यता भिन्न है। कश्मीर 2 स्थान है, किन्नौर में भी एक स्थान है, रामपुर बुशर के पास कश्मीर। और हम लोग बोलते हैं कि महासू महाराज कुड़ू कश्मीर के हैं। तो जो जौनसारी उच्चारण है, पाली भोशी पहाड़ी भाषा का उच्चारण है, वो कुल्लू का कुड़ू है, कुड़ू का कुल्लू है। शोध का विषय है राउत जी। तो धन्यवाद शर्मा जी, आपने बताया, काफ़ी इतिहास पे आपने जो है प्रकाश डाला। और जब तक आपने कहा कि चौथा कुंड नहीं मिल जाता यहाँ पे हवन कुंड, तब तक कहीं ना कहीं जो है अधूरा है। और जिस दिन ऐसा कुछ मिलेगा तो आप भी इस पे अवश्य शोध कीजिएगा और किस तरीके से जो है ये यहाँ पे हुआ है और चौथा कहाँ पे मिलता है, वो इतिहास उससे जोड़ा जाएगा। तो शर्मा जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ये कुछ यहाँ के कुछ जो ऐतिहासिक पक्ष है लोगों के सामने आ रहे हैं, आप इसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी धन्यवाद शर्मा जी।